व्यवसाय अध्ययन की आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं भर्ती के स्रोत से इस क्लास को। भर्ती के स्रोत मुख्यतः दो तरह के होते हैं, आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। सबसे पहले आंतरिक स्रोत पर निगाह डालते हैं। देखिए, आंतरिक स्रोत से आशय है उपक्रम में काम करने वाले कर्मचारियों की उच्च पदों पर पदोन्नति कर दी जाए, उनका स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र कर दिया जाए या उन्हें वहाँ पर कहीं एडजस्ट किया जाए, तो इसी को हम बोलते हैं आंतरिक स्रोत। आंतरिक स्रोतों पर सामान्यतः भर्ती जो होती है वह उच्च पदों पर की जाती है। इसके तीन स्रोत हैं। पहला तो पदोन्नति, आपने अभी जाना। पदोन्नति का मतलब होता है प्रमोशन। आपने ये शब्द बहुत सुना होगा, प्रमोशन। प्रमोशन माने पदोन्नति। किसी भी योग्य और अनुभवी कर्मचारी को उसकी योग्यता और उसकी वरिष्ठता यानी कि सीनियरिटी के आधार पर उसे जिस पद पे वह कार्यरत है उससे ऊंचे पद पर प्रमोट कर देना। यहाँ पर वो पद ऐसा होगा, ऊंचा पद जो रिक्त पद होगा, और उस पर उसको प्रमोट करके उस रिक्त पद की पूर्ति की जाती है, यानी कि उस रिक्त पद पर उसे अपॉइंटमेंट दिया जाता है। इसी को हम पदोन्नति बोलते हैं। अनुभव का होना बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ पर रिक्त पदों को, उच्च रिक्त पदों को पदोन्नति से ही भरा जाना चाहिए, ऐसा माना जाता है। दूसरा होता है समायोजन। संस्था को कारोबार की स्थापना के समय अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। जब आप कारोबार की शुरुआत करते हैं तो उस समय आपको ज़्यादा कर्मचारी चाहिए, तो अतिशेष कर्मचारी को बाद में कार्य कम होने के कारण अन्य शाखाओं में या कार्यालयों में स्थानांतरित करना रहता है। इसी को समायोजन बोलते हैं। जैसे मान लिया आपने अभी कारोबार शुरू किया और यहाँ ढेर सारे कर्मचारी थे, फिर बाद में यहाँ से जैसे जैसे लगा आपको कि अभी काम ठीक से चल रहा है, सारा काम जहाँ पर शुरुआत में बहुत सारे लोगों की ज़रूरत थी, अब कुछ कम लोगों से भी काम चल जाएगा। तो जो दूसरी आपकी ब्रांचेज़ हैं वहाँ पर, ये जो दूसरे आपके कार्यालय हैं वहाँ पर उन्हें स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसी को समायोजन बोलते हैं। समायोजन का मतलब जहाँ पर आवश्यकता हो वहाँ पर वहाँ से उन लोगों को भेज दिया जाए जहाँ पे लोगों की सरप्लस है या अधिकता है। जहाँ न्यूनता है वहाँ भेज दिया जाए, यानी जहाँ शॉर्टेज है वहाँ से सरप्लस जहाँ है वहाँ से लोगों को ले लिया जाए और ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अब सीधा सीधा हम बोलेंगे स्थानांतरण, तो स्थानांतरण ये बेसिकली कार्यालय की एक सामान्य सी प्रक्रिया है जो निरंतर होती रहती है। इसके कारण अलग हो सकते हैं। देखिएगा, समायोजन और स्थानांतरण दोनों एक जैसे लग सकते हैं। थोड़ा सा भ्रम में आप ना पड़ें, इसके लिए मैं पहले बता दूं कि कारोबार की स्थापना होती है उस समय ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं। बाद में पता चलता है कि हाँ अभी कम लोगों से काम चल जाएगा, तब जब लोगों को किसी अन्य कार्यालय में या ब्रांच में ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो समायोजन कहलाता है। लेकिन वैसे स्थानांतरण जो होता है वो सामान्य स्थितियों में भी होता रहता है और उसके कारण कुछ अलग हैं। पहला कारण है अधिक समय तक एक ही पद पर कर्मचारी अगर कार्य कर रहा है तो भी उसका ट्रांसफ़र करना पड़ता है। अब देखिए, आपके ज़िला में एक निश्चित समय के बाद और कभी कभी उस निश्चित समय अवधि से पहले ही जिलाधिकारी जो होते हैं या जो उप जिलाधिकारी होते हैं या अलग अलग पदों पर कार्य करने वाले अधिकारी होते हैं उन्हें ट्रांसफ़र करना हो, ये प्रशासन की नीति के अंतर्गत आता है। एक समय के बाद उनका ट्रांसफ़र करना पड़ता है, क्योंकि अधिक समय तक एक ही पद पर अगर कोई कर्मचारी काम करता है तो उसका निष्पक्ष रहते हुए अपने कार्य दायित्व को निभाना थोड़ा कठिन माना जाता है। तो उस कठिनाई से बचाने के लिए यह व्यवस्था होती है कि उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, क्योंकि परिचय नहीं रहेगा नई जगह पे तो कोई भी पक्षपात जैसी स्थिति नहीं बनेगी। यही बात प्रबंधकों पर भी लागू होती है। दूसरा होता है क्षमता के अनुरूप कार्य संपादित ना हो पाना। देखिए, कोई कर्मचारी ऐसा है जिसकी जितनी कैपेसिटी है, किसी भी कारण से आप ये देख पा रहे हैं कि वह व्यक्ति उतना कार्य संपन्न नहीं कर पा रहा है, संपादित नहीं कर पा रहा है जितना कि उसकी क्षमता है, तो भी उसे ट्रांसफ़र किया जाता है। एक तरह का कह लीजिए नेगेटिव मोटिवेशन है ये। नेगेटिव मोटिवेशन का मतलब होता है कि किसी को लगे कि भाई हमने अच्छे से काम नहीं किया तो ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब देखिए, पुलिस वालों में बहुत होता है। आप मूवीज़ को अगर
पुलिस वालों से संबंधित मूवी हो तो आपने बहुत देखा होगा कि अगर बढ़िया संतोषजनक काम नहीं किया किसी ने तो उस पुलिस वाले को, उस एसआई को, उस थानेदार साहब को, दरोगा जी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ऐसा सुना होगा आपने। तो यहाँ पे वही लगभग बात है। तो एक तो होता है कि क्षमता के अनुरूप अगर कार्य संपादित कोई कर्मचारी अधिकारी नहीं कर पा रहा है तो उसका ट्रांसफ़र होता है। अधिक समय तक अगर एक ही पद पर कार्य कर रहा है तो ट्रांसफ़र होता है। तीसरा है कर्मचारी की कार्यक्षमता में परिवर्तन, जैसे उसको प्रशिक्षण दिया गया कुछ नया, या उसने कोई उच्च शिक्षा हासिल कर ली, या किसी कारण से उसको अस्वास्थ्य की शिकायत हो गई, यानी कि उसकी तबीयत अगर ठीक नहीं रहती है तो भी उसका ट्रांसफ़र किया जाना निश्चित हो जाता है। चौथा एक कारण और भी है, कर्मचारी द्वारा अन्य पद पर कार्य करने के लिए स्वयं अगर उसके द्वारा इच्छा व्यक्त की गई है तो भी उसका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये तो आंतरिक स्रोत के जो स्रोत हैं उसमें पदोन्नति, समायोजन और स्थानांतरण आपने पढ़ लिया। सवाल ये है कि आंतरिक स्रोतों से जब हम भर्ती करते हैं तो क्या इसके कुछ लाभ हैं? हाँ हैं। कौन कौन से? पहला लाभ है सामान्य नियमों की जानकारी। जब आप आंतरिक स्रोतों से ही, चाहे पदोन्नति के जरिए, चाहे स्थानांतरण के जरिए, चाहे समायोजन के जरिए, आप उच्च पदों पर जब आप लोगों को रिक्त पदों पर भेजते हैं, अपॉइंट करते हैं, उनकी भर्ती करते हैं, तो पहला एडवांटेज ये मिलता है कि ये लोग वो होते हैं जिनको उस संस्था के सामान्य नियमों की पूरी जानकारी है, क्योंकि वो अनेक वर्षों से कार्य कर रहे होते हैं उसी संस्था में। तो जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जनरल जो रूल्स हैं, जो उनकी बिजनेस पॉलिसीज़ हैं, उसके बारे में वो अच्छे से जानते हैं। और नए कर्मचारियों की बात, इन्हें अनावश्यक समय ख़राब नहीं करना पड़ता इन्हें जानकारी देने में, तो समय और धन दोनों बच जाता है। तो पहला तो ये फ़ायदा है कि सामान्य नियमों की जानकारी होती है। दूसरा है कि कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि। इस प्रणाली से कर्मचारियों का मनोबल इसलिए ऊंचा रहता है क्योंकि उन्हें लगता है कि कभी न कभी उनकी भी पदोन्नति अवश्य होगी और वे काफ़ी लगन और उत्साह से काम करते रहते हैं। तीसरा फ़ायदा यह है कि पदोन्नति के द्वार खुले रहना। देखिए, आंतरिक स्रोत से भर्ती विधि में सभी कर्मचारियों के लिए प्रमोशन के रास्ते, दरवाजे खुले रहते हैं और हर कर्मचारी आशावान रहता है कि भविष्य में उसकी भी पदोन्नति हो सकेगी। अब ये दोनों जो हैं ये लगभग एक ही बात है। पहले में ये कहा गया है कि पदोन्नति होगी, इस वजह से कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि रहती है, और दूसरा ये कहा गया कि पदोन्नति के द्वार खुले रहते हैं। तो द्वार खुले रहना मतलब हमेशा ये संभावना है कि भाई आपका भी प्रमोशन हो सकता है। चौथा है भर्ती पर न्यूनतम व्यय। देखिए, इस प्रणाली में क्या होता है कि आपके जो भी कर्मचारी हैं, आपको उन्हें अलग से सूचना देने पर, रिक्रूटमेंट के लिए ऐड देने पर इस तरह के व्यय करने नहीं पड़ते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो व्यय होता है बाह्य स्रोतों से कर्मचारी की भर्ती करने में, वो बच जाता है, और इस तरह से इस तरह की भर्ती पे आप पाते हैं कि न्यूनतम व्यय होगा, है ना, इस पर ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। पांचवा है कार्यक्षमता में वृद्धि। देखिए, इस विधि में सभी कर्मचारियों को ये पता है कि भविष्य में उनको भी पदोन्नति का लाभ मिलेगा। तो जो अधिक कार्यकुशल और लगनशील कर्मचारी होते हैं वो ये भी देखते हैं कि ऐसे लोगों की पदोन्नति जल्दी हो रही होती है। तो इसी उम्मीद से ज़्यादातर कर्मचारी पूर्ण लगन और आस्था से काम करते हैं। आस्था का मतलब होता है पूरे विश्वास के साथ। आस्था का मतलब होता है कि कोई शक नहीं होता, किसी भी तरह का अविश्वास नहीं होता, इसे आस्था बोलते हैं। ठीक है, जैसे ईश्वर में आस्था है तो बस ईश्वर जो कुछ करेगा अच्छा करेगा, वो कभी बुरा नहीं कर सकता, इसको आस्था बोलते हैं। आस्था का मतलब है जो कुछ भी कहा जाए वो सब सही है। ठीक, तो कर्मचारी पूरी लगन और आस्था के साथ अपने सीनियर्स की बातों को मानते हैं और उनके द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य दायित्वों का निर्वहन करते हैं। इसी से कर्मचारियों की क्षमता में ही वृद्धि नहीं होती बल्कि संस्था को भी लाभ होता है कर्मचारियों की क्षमता में वृद्धि से, क्योंकि वो ज़्यादा उत्पादन कर रहे होते हैं, अपने कार्य को ज़्यादा अच्छे से निभा रहे होते हैं। और छठा जो लाभ है वह यह है कि कर्मचारियों को उपक्रम के नियमों की जानकारी पहले से रहती है। अब ये बात पहले ही आ चुका है पहले पॉइंट में, इसलिए इसे रिपीटिशन में नहीं लिखेंगे। दूसरी बात यह है कि ये जो लिखा ना पदोन्नति के द्वार खुले रहना, ये भी रिपीटिशन में है, क्योंकि कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि इसी वजह से होती है क्योंकि उनको पता है कि पदोन्नति उनकी होगी।
तो ये भी रिपीटेशन जैसा है, लेकिन अगर इसे चाहे तो लिख सकते हैं। हाँ जी, ये जो छठा है इसे लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कम्प्लीटली रिपीटेशन है। अब ये भी अगर हम जानने की कोशिश करें कि क्या कोई इसकी हानियाँ भी हैं, तो हानियाँ ज़रूर हैं। वो ये है कि संगठन जो है वो अपने संस्थान में नए लोगों को शामिल कर उनकी योग्यताओं का लाभ नहीं उठा पाता है। ये इसका एक नुकसान है। पुराने जो लोग हैं उन्हीं में से जो बेहतर लोग हैं उन्हीं को लेने के लिए विवश होना पड़ता है। ये इसकी एक हानि है। अब बाह्य स्रोतों की बात कर लेते हैं। देखिए, बाह्य स्रोत का मतलब है बाहर से कर्मचारियों को लेना। तो इसमें जो इसके स्रोत हैं बाह्य स्रोत के, उसमें एक है पूर्व कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति। देखिए, जो लोग छोड़ के जा चुके हैं किसी भी कारण से, चाहे तो वह सेवानिवृत्त हो चुके हैं या सेवानिवृत्ति के पहले ही किसी कारण से अगर सेवा छोड़ चुके हैं, तो ऐसे कर्मचारी अनुभव और अगर कार्यकुशल हैं तो उनको पुनर्नियुक्ति दी जा सकती है, रीअपॉइंट किया जा सकता है। सरकारों द्वारा सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी नियुक्त कर उनकी सेवाएं ली जा रही हैं। अभी दिखता है, जैसे आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन जो विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, वहाँ पर जो प्रोफेसर्स रिटायर हो चुके हैं उनको फिर से जो है उनकी सेवाएं ली जा रही हैं। उनको जो पेंशन वगैरह मिलता था वो तो मिल ही रहा है, प्लस उनको 25,000 अलग से उन्हें पे किए जाते हैं, जो वो अलग से अगर वो उसी कैपेसिटी में काम करते रहते हैं जस्ट आफ्टर रिटायरमेंट। ये तब होता है जब नए टीचर्स किसी कारण से समय से नहीं अपॉइंट किए जा पाते हैं। तो जो प्रोफेसर्स रिटायर हो जाते हैं उन्हें अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, सब जगह एक जैसा नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ स्थानीय युवराज दत्त महाविद्यालय में भी ऐसी व्यवस्था है, और कई प्रोफेसर्स, कई टीचर्स वो आफ्टर रिटायरमेंट काम कर रहे हैं एडिशनल 25,000। अब ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैंने एक बात बताई कि लगभग कुछ अलग से, और जो उनकी पेंशन है वो एज इट इज़ कंटिन्यू रहती है। तो एक तो पूर्व कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति आप कर सकते हैं। ऐसे लोग जो छोड़ चुके हैं किसी भी कारण से, आप उन्हें ले सकते हैं अगर वो विश्वास पात्र हैं, अनुभवी हैं। तो फ़ायदा इसका ये रहता है कि बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग पे खर्च नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये पहले से संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, किसी कारण से छोड़कर चले गए थे, तो उनकी ट्रेनिंग पे आपको वह कम से कम करना पड़ता है। दूसरा, इसमें क्या होता है, जो स्रोत होते हैं वो है मित्र या रिश्तेदार। सामान्यतः संस्था प्रमुख विशेषज्ञ के रूप में अपने मित्रों या रिश्तेदारों को भर्ती के लिए आमंत्रित कर लेता है, और जिससे भर्ती निष्पक्ष हो और अच्छे कर्मचारी चुनने का अवसर भी मिलता है। तो देखिए, विशेषज्ञ के रूप में आप अपने मित्र रिश्तेदारों को भर्ती के लिए आमंत्रित करते हैं। आमंत्रित तो आप किसी ऐसे ही व्यक्ति को करेंगे जिससे आप परिचित होंगे जनरली, अगर एक दो लोगों की आवश्यकता है, लेकिन हाँ, उनकी पूरी प्रक्रिया पूरी की जाती है, उन्हें पूरी भर्ती प्रक्रिया से गुजरना होता है। तो कोशिश यही रहती है कि भर्ती निष्पक्ष हो और अच्छे कर्मचारी आपको मिले। एक और है, श्रम संघों द्वारा भर्ती भी की जा सकती है। ये लेबर यूनियंस जो होते हैं इनका काफ़ी प्रभाव माना जाता है, और वहाँ ये अपने संपर्क से श्रम की पूर्ति और भर्ती की गतिविधियों में काफ़ी दखल देते हैं। तो इस विधि में जब आप इस विधि का उपयोग कर रहे होते हैं तो आपको कुछ बातों पर ध्यान देना ज़रूरी होता है। ये देख लें कि अयोग्य और अकुशल व्यक्ति को चयन करने के लिए दबाव अगर है तो आप इसे बिल्कुल भी उपयोग में न लाएं, क्योंकि नहीं तो वह व्यक्ति आपके ऊपर, आपकी संपत्ति कम होकर के आपका दायित्व ज़्यादा हो जाएगा। एक और तरीका है बाह्य स्रोत का, वह है विज्ञापन। ये काफ़ी पॉपुलर है। दैनिक समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में रोज़गार समाचार या रोज़गार नियोजन आदि में नौकरी का स्वरूप, उनकी प्रकृति यानी नेचर, आवश्यक योग्यताएँ, आवेदन के तरीके आदि का विवरण देकर, विज्ञापन देकर भर्ती की जाती है। वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, जैसे कि टेलीविज़न और इंटरनेट, इन पर विज्ञापन भी दिए जा सकते हैं, और इनके प्रत्युत्तर में यानी कि इनके फीडबैक में बहुत सारी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में जो भावी उम्मीदवार हैं वो आवेदन भी करते हैं। कार्यालय में सीधी भर्ती, तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार की भर्ती में जो उपक्रम है, एंटरप्राइज़ है, उसके सेवा वर्गीय विभाग या भर्ती शाखा द्वारा इनकी सीधी भर्ती की जाती है। बाह्य भर्ती के लिए विधिवत रिक्त स्थानों की सूचना और शर्तों की जानकारी कार्यालय का जो सूचना पटल होता है, नोटिस बोर्ड, वहाँ लगा दी जाती है।
और दैनिक अखबार में भी विज्ञापन दे दिया जाता है ताकि अच्छे से अच्छे आवेदकों में से श्रेष्ठ का आप चयन कर पाएँ। बहुत सारे लोग आवेदन करते हैं, उसमें से जो बेस्ट होगा आप उसका चयन करना चाहते हैं। इसके लिए कुछ प्रक्रिया है। पहला, विज्ञापन के आधार पर आवेदकों को आप बुलाएं, यानी विज्ञापन दें और लोग जो है आपके यहाँ अप्लाई करें। फिर जो आवेदन आ चुके हैं, अगर वो आवश्यकता से अधिक हैं तो आप क्या करेंगे, उनके इंटरव्यू से पहले उनकी एक लिखित परीक्षा ले लेंगे। जो लोग लिखित परीक्षा में सफल हो जाएंगे, ऐसे सफल उम्मीदवारों का आप साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू लेंगे। और इस पद्धति का उपयोग आप करते कब हैं, जब आपको निम्न वर्ग के कर्मचारियों को अपॉइंट करना है। आपने इससे पहले देखा उच्च वर्ग के लिए क्या था, इंटरनल सोर्सेस थे और उसके तरीके थे पदोन्नति, समायोजन या स्थानांतरण। ये निम्न वर्ग के कर्मचारियों के सिलेक्शन की विधि है जो कार्यालय पर सीधी भर्ती के माध्यम से होती है। सीधी भर्ती हमेशा ध्यान रखिएगा निम्न वर्ग के कर्मचारियों के लिए होती है। आप देखिए सेना में जैसे सीधी भर्ती होती है, पुलिस में सीधी भर्ती होती है, तो ये ज़्यादातर सिपाही या कांस्टेबल लेवल के लोगों के लिए होती है। इसी के ऊपर अगर आप जाएंगे जैसे एसआई का है या अन्य किसी डेप्यूटी डीवाई इंस्पेक्टर वगैरह के लिए, तो उसके लिए आपको पहले एग्ज़ाम देना रहेगा। रोज़गार कार्यालय द्वारा एग्ज़ाम इसमें भी देना होता है, ऐसा नहीं, लेकिन सीधी भर्ती वहाँ जनरली नहीं होती है। चलिए खैर आगे बढ़ जाते हैं। रोज़गार कार्यालय द्वारा आप सभी को पता होगा एम्प्लॉयमेंट ऑफिसेज होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। तो आपके यहाँ अगर कोई रोज़गार कार्यालय है जहाँ पर आपकी इंटरप्राइज चल रहा है, तो केंद्र सरकार के इन्हीं रोज़गार केंद्रों में आप जो है जो भी रोज़गार चाहने वाले लोग हैं उनका नाम, पता, योग्यता, रोज़गार के प्रकार वगैरह की जानकारी आप हासिल कर सकते हैं बतौर नियोक्ता। और फिर जो भी रोज़गार चाह रहे हैं उनकी सूची इन केंद्रों से ले करके आप अपने योग्य कर्मचारियों को भर्ती कर सकते हैं। आप शैक्षणिक और अन्य संस्थाओं के माध्यम से भी भर्तियां करा सकते हैं। देखिए मैंने पिछली बार आपको बताया था कि तमाम शिक्षण संस्थाएं हैं जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ कराते हैं। आप उनके जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। हर शिक्षण संस्थान में जनरली एक रोज़गार ब्यूरो केंद्र होता है, ठीक है, शिक्षण संस्थाओं में रोज़गार ब्यूरो केंद्र के माध्यम से जो अध्ययनरत योग्य छात्र छात्राएँ होती हैं उनका परीक्षण कर भर्ती कराना श्रेष्ठ समझा जाता है। मैं आपको बताऊं, आपने लखीमपुर में शायद सुना होगा अभी कुछ समय पहले जो आपका डाइट है वहाँ पर एक प्लेसमेंट फेयर चल रहा था, यानी कि रोज़गार मेला चल रहा था। तो उसमें अलग अलग योग्यता वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, कंपनियाँ आती हैं, भर्ती वगैरह होती है। तो डाइट क्या है, वहाँ पर तमाम तरह की प्रशिक्षण लोगों को दिए जाता है। उस प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक प्राप्त करने वाले लोगों को इस तरह के प्लेसमेंट दिए जाते हैं। अन्य लोग भी वहाँ पर अपने प्लेसमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें आप कैंपस भर्ती वगैरह की सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा कैंपस को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आईआईटी है, आईआईएम्स हैं, ये तो बहुत बड़ी संस्थाएं हैं। यहाँ पे तो फाइनल ईयर में आते आते ही तमाम बड़ी कंपनियाँ आती हैं, इंटरव्यू करती हैं और लाखों करोड़ों के पैकेजेस जो अभ्यर्थी होते हैं उन्हें ऑफ़र किए जाते हैं। लेकिन तमाम ऐसे एमबीए कराने वाली संस्थाएं हैं, तमाम ऐसी भी संस्थाएं हैं जो जहाँ से आप इस तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज़ करते हैं। तो फाइनल ईयर में तमाम रोज़गार देने के लिए तमाम कंपनियां और अपने लिए अच्छे श्रेष्ठ कर्मचारियों की तलाश में तमाम कंपनियां आती हैं, जिन्हें प्लेसमेंट फेयर ही कहा जाता है। जब उसके माध्यम से किसी व्यक्ति का सिलेक्शन होता है तो उसको कैंपस चयन या कैंपस सिलेक्शन बोला जाता है। और अगर इन्हीं कैंपस में जाके आप भर्ती शुरू करते हैं तो इसे आप कैंपस रिक्रूटमेंट बोलते हैं। कर्मचारियों की तरफ से कैंपस चयन होता है और नियोक्ता की तरफ से इसी को हम कैंपस रिक्रूटमेंट कह सकते हैं, क्योंकि रिक्रूटमेंट वो प्रक्रिया है जिसमें आप लोगों को सूचना देते हैं और उन्हें अपने यहाँ अप्लाई करने के लिए मोटिवेट करते हैं। और कैंपस चयन संस्था की तरफ से भी हो सकता है और उस व्यक्ति के लिए भी कैंपस में उसका चयन हो गया ऐसा कहा जा सकता है। अच्छा, जो 8वां सोर्स है बाह्य नियुक्ति का, उसमें है सेवानिवृत्त सैन्य कर्मचारी। आप जानते हैं कि सेना में सेवानिवृत्त की आयु 45 से 50 वर्ष के आसपास होती है।
तो जो भी कर्मचारी अनुशासित हैं, योग्य हैं, चुस्त हैं, ईमानदार हैं, अनुभवी माने जाते हैं, ऐसे लोग 45 साल 50 साल के बाद अगर सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो जो लोग इच्छुक होते हैं, ऐसे कर्मचारियों को सरकारी गैर सरकारी संगठनों में भर्ती करना एक अच्छा माध्यम माना जाता है। विश्वविद्यालय के कुलपति, राज्यपाल, विभिन्न आयोगों तथा सुरक्षा क्षेत्र के लिए इस तरह के जो सुयोग्य कैंडिडेट्स हैं, इन्हें बहुत अच्छा माना जाता है। इस तरह की भर्ती इस तरह के क्षेत्रों में श्रेष्ठ मानी जाती है। कुछ और भी स्रोत होते हैं, जैसे विभिन्न सलाहकार संस्थाएं हैं, प्लेसमेंट एजेंसीज या अंशकालिक कर्मचारी विभिन्न शिविरों के माध्यम से भर्ती, अनियमित आवेदन आदि तरीकों के माध्यम से भी भर्ती कार्य संपन्न किया जा सकता है। तो भर्ती के स्रोत जो आपने अभी तक पढ़े हैं वो यहाँ पर एक ग्लांस में, एक निगाह में यहाँ दिए गए हैं। एक बार आप यहाँ से देख सकते हैं, आपके सामने है। अब हम बात करेंगे भर्ती के जो आंतरिक और बाह्य स्रोत हैं, उनमें अंतर क्या है। देखिए, आपने दोनों को अलग अलग समझ लिया है, तो बड़ा कोई ख़ास अंतर नहीं है। संक्षेप में मैं बता देता हूँ। जो आंतरिक स्रोत होता है उसका सीधा सीधा अर्थ है कि रिक्त पदों को विद्यमान कर्मचारियों से, विद्यमान माने जो वर्तमान में एग्जिस्टिंग जो कर्मचारी हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज से ही आप जो भी रिक्त पद हैं उनको भर लें। बाह्य स्रोत का तात्पर्य यह है कि रिक्त पदों को नए कर्मचारियों से भरा जाएगा। इसमें समय कम लगेगा, इसमें समय अधिक लगेगा। ये मितव्ययी यानी कि कम खर्चा वाला होता है। इस पे अपेक्षाकृत अधिक खर्च होता है। चुनाव की सुविधा यहाँ सीमित होती है, क्योंकि आप अपने कर्मचारियों में से ही किसी को आप ले सकते हैं। बाहर से कर्मचारी यहाँ नहीं मिलते, तो ये देखा जाता है कि ज़्यादा कुशल कर्मचारी यहाँ मिल नहीं पाते। यहाँ चुनाव की सुविधा बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको श्रेष्ठ गुणवत्ता वाले कर्मचारी मिल जाते हैं। कर्मचारियों के मनोबल में इसमें कमी होती है। इसके द्वारा कर्मचारियों के मनोबल में कमी होती है, इसके द्वारा कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि आती है। अब ये बात थोड़ा उल्टी है, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे थे कि आंतरिक स्रोत में प्रमोशन अगर होता है तो कर्मचारियों का मनोबल हाई रहता है, लेकिन यहाँ तो उल्टी बात लिखी हुई है। क्यों लिखी हुई है, थोड़ा सा जानिएगा। कर्मचारी के मनोबल में कमी यहाँ पर इसलिए होती है क्योंकि जो लोग काम कर रहे होते हैं उनमें से कुछ लोगों को तो प्रमोशन मिलते हैं, वो तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी ज़्यादा उनका मनोबल अच्छा होगा। लेकिन कुछ लोगों को जिनको लगातार काम करने के बावजूद भी प्रमोशन नहीं मिल पाता है, उनके मनोबल में अक्सर कमी आती है। तो इसका आशय सिर्फ इसी बात से है, ठीक है, कि मनोबल में कमी है। वैसे इस पॉइंट को इस रूप में नहीं कहना चाहिए था यहाँ, इस पॉइंट को वैसे ही कहना चाहिए कि कर्मचारियों के मनोबल में कमी जो है वह नहीं होती है यहाँ, ठीक है। यहाँ पर वृद्धि लिखिए, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, और यहाँ कमी लिखिए कि एग्जिस्टिंग कर्मचारियों के मनोबल में कमी आती कि वो बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन उच्च पदों पर बाहर से किसी व्यक्ति को बुला के रख लिया गया। तो आप इसे यहाँ पर वृद्धि बोलिए और यहाँ पर कमी बोलिएगा, ठीक है। करेक्शन कर लीजिएगा ये वाला। इसके अंतर्गत पदोन्नति तथा स्थानांतरण आदि शब्द आते हैं। एक और है समायोजन, जो इन्होंने नहीं लिखा यहाँ, आप लिख सकते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, भर्ती आप करेंगे रोजगार कार्यालय द्वारा, विज्ञापन द्वारा, वगैरह वगैरह। तो भर्ती की पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं, भर्ती की पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं, इसे हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने मन से वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जो बेल आइकन है उसे भी दबा लें, ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आप उससे जुड़ सकें और निरंतर ऐसे ही सीख सकें। तो वीडियोस देखते रहें और सीखते रहें। वीडियोस को आप अंत तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि अगर आपने इसमें कुछ भी स्किप कर दिया तो फिर आपकी स्थिति कहीं ना कहीं उतनी मजबूत नहीं रहेगी किसी टॉपिक को अच्छे से समझने में। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार। देखते रहें, सीखते रहें। नमस्कार।